गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर करवाएंगे आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखिए, जो एनसीईआरटी की बुक है वो कहती है यदि गैलेक्सी से यदि कोई भी विजिटर यदि अर्थ के ऊपर आता ना तो वो बड़ा सरप्राइज हो जाएगा। ठीक है, और वो ये देखेगा कि इस छोटे से ग्रह के ऊपर, प्लेनेट के ऊपर लगभग चींटियों की 20,000 स्पीशीज रहती है। 10वीं क्लास में पढ़ा था ना, जब चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड छोड़ जाती है। ठीक है, और वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हम क्या देते थे? एविल की गोली देते थे, लियोसिट्रीजिन वगैरह देते थे, है ना। चलो, तो ये आंट की कितनी स्पीसीज है? लगभग 20,000। और बीटल्स की लगभग 3 लाख। कितनी? 3 लाख। और मछलियों की स्पीसीज है लगभग 28,000। कितनी है? 28,000। ठीक है, और ऑर्किड्स की लगभग 20,000 स्पीशीज है। ऑर्किड जो फ्लावर होता है ना, तो ये देखो एक प्लेनेट के ऊपर एक जीव की कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है। तो डाइवर्सिटी बोलते हैं इसको कि नंबर ऑफ स्पीशीज अलग अलग हैं। नेक्स्ट आता है, जब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी यूनिट की, +1 में आती है जो, इसमें पोरीफेरा की 5,000 स्पीशीज। पोर बीरिंग जो एनिमल होते हैं नॉन कोडेटा में। सिलेंट्रेटा यानी नाइडेरिया में होती है 9,000। स्टेनोफोरा जिसको हम कोम जेली बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें होता है 50। प्लेटियलमाइंथिस यानी फ्लैट वर्म, प्लेटियलमाइंथिस यानी क्या बोलेंगे हम इसको? फ्लैट वर्म, इसमें 13,000 स्पीशीज होती हैं। राउंड वर्म में 15,000। एस्केलमाइंथिस। एनलिडा सिगमेंटेड वर्म जिसको बोलते हैं, इसमें 1,000 स्पीशीज होती हैं। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, इसके अंदर लगभग 9 लाख स्पीशीज होती है भाई। कितनी होती हैं? 9 लाख स्पीशीज। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है मोलुस्का, इसमें 60,000 स्पीशीज होती हैं। एकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश होती है, स्पिनी स्किन एनिमल बोलते हैं इसको, इसमें 6,000 स्पीशीज होते हैं। मोलुस्का को हम बोलते हैं सॉफ्ट बॉडी सेल्ड एनिमल, बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है, ऊपर सेल बन जाता है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। और आर्थ्रोपोडा को बोलते हैं ज्वाइंटेड लेग्स। और इसके अंदर सबसे बड़ी क्लास होती है इंसेक्टा। सब ऐसी दुनिया में कोई जगह ही नहीं है जहां पर इंसेक्ट ना हो। 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं उसके अंदर। हाँ, स्नेल्स वगैरह जो भी आते हैं ना, शंख वगैरह, तो सीपिया वगैरह होती है, स्क्विड होती हैं, वो सारे इसमें आते हैं। पाइला हो गया। एकानोडर्मेटा में आता है स्टार फिश, लगभग 6,000 स्पीशीज। कार्टिलेज फिश 600 स्पीशीज। बोनी फिश में 25,000 स्पीशीज होती हैं। एम्फीबियंस में 3,000, रेप्टाइल्स में 6,000, बर्ड्स में 9,000 और मैमल्स में 4,000 स्पीशीज आते हैं। ये एक बार पढ़ते रहना इसको, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे, नियर बाई आप पहचान लोगे आराम से। अब देखिए ध्यान से, एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे एडवर्ड विल्सन। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जो डाइवर्सिटी ना वो 3 तरह की होती है: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पुरानी चीज से नया बनना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना, क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। एक आता है एंडेमिक स्पीशीज। क्या होती है भाई? एंडेमिक स्पीशीज वो होती है जो एक पर्टिकुलर रीजन पे हो। जैसे टाइगर कहां मिलता है? सिर्फ इंडिया में मिलता है ना, तो टाइगर एंडेमिक स्पीशीज होगी इंडिया की। कंगारू कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो एंडेमिक स्पीशीज कंगारू जो एंडेमिक स्पीशीज होगी कहां की? कहां की होगी भाई? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है ना, तो एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं उसको। उसी तरह जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? देखिए, एक मेडिसिनल प्लांट है रुवोल्फिया वोमिटोरिया। रुवोल्फिया वोमिटोरिया, ये याद कर लेना क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से केमिकल निकलता है रेस्क्रिपाइन, और ये ना कंट्रोल करता है हाई बीपी को। हाइपरटेंशन जो हो जाती है ना, जो हमारा नॉर्मल बीपी 120/80 होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120। जब वो रिलैक्स करता है तो 0 नहीं होता, वो 80 रह जाता है। तो इसलिए हम नॉर्मल बीपी को लिखते हैं 120/80 mm मरकरी।
स्पियाग्नो मैनोमीटर जो होता है, जिसे बीपी एपरेटस को बोलते हैं, आजकल तो डिजिटल भी आ गए हैं, तो उससे हम मापते हैं। यदि इससे ज्यादा है, डॉक्टर्स कहते हैं भाई नीचे वाला 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और ऊपर वाला 100 से नीचे नहीं आना चाहिए। तो खतरे की बात जब होती है। दूसरी बात, जिसका ज्यादा रहता हो, नमक चाय कॉफी कम कर देनी चाहिए। जिसका कम रहता है उसको ये चीज ले लेनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। तो ये हाइपोटेंशन होता है जिसके बीपी कम रहता हो, और हाइपर बीपी होता है, हाइपरटेंशन जब होती है जब बीपी ज्यादा रहता हो। उसके लिए मॉनिटरिंग करनी पड़ती है 2-3 दिन तक लगातार, फिर डॉक्टर उसके हिसाब से दवाई देते हैं, डाइट उसी के हिसाब से बताई जाती है। दूसरा क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर बात करें तो अकेले चावल की 50,000 स्ट्रेन प्रेजेंट है भाई, अलग अलग, थोड़ा डिफरेंस जिसमें होता है ना जीन्स का। और मैंगो की लगभग 1,000 वैरायटी है अकेले मैंगो की, ठीक है। तो ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी। भाई बेशक आपको कह दिया आम है, पर आम की वैरायटी भी लगभग कितनी होगी, 1000। कितनी होगी, 1000। दूसरा होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। एम्फीबियंस जो होता है, देखो ध्यान से, जैसे इंडिया का मैप बात करूं मैं, ठीक है ना, ये ईस्ट साइड, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये तो है ईस्टर्न घाट, और ये है इसका वेस्टर्न घाट, जहां पे गोवा है, मुंबई है, ठीक है, केरला है। हम देखते हैं एम्फीबियंस की जो पॉपुलेशन है ना, यानी वेस्टर्न घाट में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, यानी डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज, यहां पे एम्फीबियन की स्पीसीज ज्यादा मिलेगी, नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा मिलेगी एम्फीबियंस की एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। इसको बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। पहले एग्जांपल बहुत ज्यादा थे, ठीक है ना, पर अब एग्जांपल जो दिए है ना एनसीईआरटी में, वही पढ़ने हैं आप। तीसरे नंबर पे आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कौन सा आता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजी के देखिए ध्यान से, अर्थ का जब डायग्राम देखते हैं तो थोड़ी सी झुकी हुई होती है, ये बीच वाली लाइन का नाम होता है इक्वेटर, हिंदी में इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, जो पूरी पृथ्वी को इक्वली 2 भागों में काट दे। उसके 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे तो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा बोलते हैं। उसके 23.5 डिग्री पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसको बोलते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ। फिर होता है आर्कटिक सर्कल, नीचे होता है अंटार्कटिक सर्कल, फिर ऊपर होता है आर्कटिक, नीचे होता है अंटार्कटिक, ठीक है। क्योंकि सनलाइट इक्वेटर पे सबसे डायरेक्ट गिरती है, सनलाइट इक्वेटर पे सबसे, ठीक है ना, बिल्कुल डायरेक्ट गिरती है। तो यहां पे क्या होता है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी यहां पाई जाती है भाई, इक्वेटर के नजदीक मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल से ऊपर सब ट्रॉपिकल, इसके नीचे भी सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर टेम्परेट रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है, टेम्परेट, ये भी टेम्परेट हो गया। और ऊपर हो गया आइस जोन, जिसको आर्कटिक या अंटार्कटिक बोलते हैं। यानी भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है वहां पे क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल, इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल, इसके ऊपर टेम्परेट, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसके दूर दूर तक जाते जाएंगे ना, तो डाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी। यही रीजन है इंडिया के अंदर मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, क्योंकि इंडिया यहां पे प्रेजेंट है। और जो नॉर्वे वगैरह जो देश है ना, ठीक है ना, स्वीडन, नॉर्वे, वहां पे डाइवर्सिटी बहुत कम है, क्योंकि वो नॉर्थ पोल की तरफ हो गया जाके। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट भाई। हाँ ये रहा, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री जो होती है ना, लाइक नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये पोजीशन यहां पे इनकी, इसलिए यहां पे डाइवर्सिटी बहुत कम है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन के पास, इक्वेटर रीजन के पास डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये यही बता रखा है, देखे ध्यान से, पहले इसमें आ जाओ, चलो कोई बात नहीं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर आपको पता है डिजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैंग्रोव प्लांट वो होते हैं जो दलदली एरिया में उगते हैं, न्यूमेटोफोर्स, राइजोफोरा, सोनेरिटिया, हेरिटेरिया, एविसेरिया प्लांट थे, जिसमें विविपरी होती थी। कोरल रीफ होते हैं, सीलंट्रेटा में से जो केमिकल निकलते हैं कोरल्स,
रीफ बनाते हैं, वो मूंगे की किस्म बोलते हैं इसको हम। वेटलैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यू सीरीज, नदी जहां पे समुद्र में मिलती है, नदी के मुहावने को हम यू सीरीज कहते हैं। इसमें खारा पानी भी होता है और मीठा पानी भी, दोनों मिक्स होते हैं, फ्रेश वाटर भी होता है। एल्फाइन, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो रीजन हैं ये इंडिया में प्रेजेंट है। यानी पर जो स्कैंडिनेवियन कंट्री होते हैं लाइक डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये वहां पे नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इक्वेटर से बहुत ऊपर की साइड में है। तीन तरह की होगी डाइवर्सिटी, स्पीसीज होकर कौन कौन सी होगी आपकी? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देखिए ध्यान से, IUCN एक संस्था है भाई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये संस्था क्या करती है भाई? स्टडी करती है पूरे वर्ल्ड में, अपने साइंटिस्ट भेजती है, अपने प्रोजेक्ट देती है, ठीक है ना। और इस प्रोजेक्ट में क्या देखा उन्होंने? एक रेड बुक, लाल रंग की किताब बना दी। लाल रंग की किताब कोई भूतिया किताब नहीं है, यानी इसने एक ऐसी किताब बना दी जिसमें उसने 8-9 कैटेगरी बना दी कि कौन से प्लांट या कौन से प्लांट और एनिमल यानी ऑर्गेनिज्म दुनिया में से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कौन से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, कौन से ऐसे हैं जिनका घर भी नहीं है, पॉपुलेशन भी नहीं है, यानी इंडेंजर्ड है। देखिए क्या होता है, हैबिटेट यदि मैं बात करूं, ध्यान रखना, इंडेंजर्ड, वुलरेबल, रेयर। इंडेंजर्ड स्पीसीज, ई स्पीसीज, वुलरेबल स्पीसीज और रेयर स्पीसीज। एक तो होता है पॉपुलेशन और एक होता है हैबिटेट। जिनका घर नहीं है और पॉपुलेशन अब भी बहुत है, यानी वुलरेबल स्पीसीज वो होते हैं जिसका हैबिटेट तो अफेक्टेड हो पर पॉपुलेशन अफेक्टेड ना हो। रेयर स्पीसीज क्या होती हैं? जिसकी पॉपुलेशन अफेक्टेड हो, जैसे टाइगर क्या है? रेयर स्पीसीज है, ठीक है ना। एक वैरायटी तो खत्म भी हो चुकी है उसकी, ऊपर हैबिटेट, शेर जहां भी रहेगा, टाइगर जहां रहेगा वो ठीक है, लाइन जहां पे रहेगा, टाइगर जहां रहेगा उसका घर वो, यानी हैबिटेट तो अफेक्टेड नहीं है पर पॉपुलेशन अफेक्टेड है। वुलनरेबल वो है कि जिनका हैबिटेट नहीं है, जैसे आप बर्ड्स हो गए, रहने की जगह नहीं बची, पर पॉपुलेशन अब भी ठीक ठाक है। तीसरे पे वो हैं जिसमें पॉपुलेशन भी नहीं है और हैबिटेट भी नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा किसको है भाई तीनों में से? इंडेंजर्ड स्पीसीज को। किसको है? दूसरे नंबर पे जो गूगल से आप पूछोगे ना, दूसरे नंबर पे बताएगा आर स्पीसीज, फिर ये खत्म हो जाएंगे भाई। और सबसे लास्ट में कौन सा होगा? वी स्पीसीज। ये क्या नाम है? ये आर स्पीसीज और ये वी स्पीसीज। तीनों स्पीसीज का ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो दुनिया में से ये लुप्त हो जाएंगे। इसका नाम होता है थ्रेटन्ड स्पीसीज। क्या नाम होता है? थ्रेटन्ड का मतलब को धमकी नहीं रखी किसी ने, विलियन ने पिक्चरों में होता है, ऐसा नहीं है। यदि इनके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, इनकी देखभाल नहीं की, इनको प्रिजर्व नहीं किया, तो दुनिया में से ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है थ्रेटन्ड स्पीसीज। तो रेड बुक डाटा ने, जो रेड बुक बनाई थी IUCN ने, उसमें 8 कैटेगरी बना दी। पहली कैटेगरी भाई जिन जो खत्म हो चुके हैं, दूसरी कैटेगरी जिनको ज्यादा खतरा है, तीसरी 20 पीस, चौथा आर, चौथा जिनको हमने देखा ही नहीं, स्टडी नहीं किया। ऐसी बुक तैयार कर दी ताकि लोग उसके प्रति अवेयर हो जाएं और काम करना शुरू कर दें। IUCN ने 2004 में बताया टोटल 1.5 इंटू 10⁶ प्लांट और एनिमल। टोटल स्पीसीज का जो अंदाजा लगाया गया वो 20 से 50 मिलियंस का बताया गया भाई, इतने स्पीसीज हैं। और इसके अंदर ये बताया गया कि रॉबर्ट मे थे, उन्होंने ग्लोबल स्पीसीज बताई, डाइवर्सिटी 7 मिलियन है। अंदाजा लगाया गया 20 से 50 मिलियन है, पर जो रॉबर्ट मे थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि 7 मिलियन के करीब है। अब बहुत सारे डिस्कवर कर चुके हैं, बहुत सारे येट टू बी डिस्कवर्ड, जिनको डिस्कवर हमें करना है। नेक्स्ट है टोटल ऑर्गेनिज्म। यदि देखें तो 70% में तो एनिमल पाएंगे उसमें, और लगभग 22% क्या मिलेंगे? प्लांट। बाकी में सारे अदर जीव जो भी प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होंगे। और एनिमल में भी 70% इंसेक्ट्स है। यदि प्लांट और एनिमल में देखें तो सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे डाइवर्सिटी में? एनिमल मिलेंगे। और एनिमल में सबसे ज्यादा कौन से मिलेंगे? इंसेक्ट। 22% क्या मिलेंगे? प्लांट मिलेंगे। अब देखें टोटल
यदि मैं 10 स्पीसीज की स्टडी करूं ना, यदि मैं टोटल 7 मतलब टोटल में 10 कोई एनिमल देखूं तो उसमें 7 इंसेक्ट मिलेंगे। तो इंसेक्ट इतने ज्यादा हैं कि टोटल 7 इंसेक्ट पाए जाते हैं पर 10 एनिमल्स। और फंजाई की पॉपुलेशन देखो ध्यान से, यहां पे आगे ये देखिए, फिश कितनी पॉपुलेशन होती है कि एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को जोड़ दो ना तो किसकी पॉपुलेशन आती है? ये पाई चार्ट है। ये इसलिए दिखाया गया, पूछ सकते हैं आपसे कि स्पीशीज डाइवर्सिटी किसकी ज्यादा है? फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, किसकी ज्यादा है? फिश की। उसी तरह इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा क्या है? इंसेक्ट। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे क्या है? मोलुस्का। तीसरे पे आता है प्लांट। प्लांट में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म। और लगभग इतने ही क्या हैं? फंजाई। क्योंकि फंजाई को हम प्लांट के साथ ही गिफ्ट पढ़ लेते हैं। तो यदि देखा जाए तो डायग्राम याद कर लेना ये कि सबसे ज्यादा क्या है? फंजाई। और यदि एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, या ये करें जो क्या नाम है, अलगी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा क्या है? एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब देखो ध्यान से, फंजाई की लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फंजाई की स्पीशीज लगभग 1 लाख। लाइकन, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिकली एसोसिएशन कितनी है? 15,000। क्लब फंजाई 25,000। सैक फंजाई 30,000। रेड एल्गी 5,000। ब्राउन एल्गी 2,000। 5 और 2 ग्रीन एल्गी 7,000। वेस्कुलर प्लांट्स जिसमें जाइलम फ्लोइम होते हो, यानी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों को मिला क्या बोलते हैं? वेस्कुलर प्लांट्स। ब्रायोफाइटा में जाइलम नहीं होते, इसलिए ब्रायोफाइलम की हाइट, ये क्या नाम है, ब्रायोफाइटा की हाइट ज्यादा नहीं होती, इसलिए वो कारपेट जैसे होते हैं। मैक्सिमम हाइट उनकी मतलब 20-30 सेंटीमीटर इतनी होती है बस, क्योंकि उनके अंदर जाइलम फ्लोइम नहीं होते। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को हम वेस्कुलर प्लांट बोलते हैं। बीज बनाने वाले पौधे का नाम होता है सप्रमेटोफाइटा। जिम्नोस्पर्म में जो बीज बनते हैं ना वो नेक्ड होते हैं, उनके ऊपर कवर्ड नहीं होता। एंजियोस्पर्म में बीज के ऊपर क्या होता है? कवर्ड होता है। जैसे देखो आम, देखो पहले आम का छिलका आएगा, इपिकार्प, फिर उसका पल्पी मटेरियल आएगा, मीजोकार्प, फिर गुठली आएगी, एंडोकार्प, उसके नीचे बीज होगा। यानी सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट। ठीक है ना। तो जिम्नोस्पर्म में 900 स्पीशीज होते हैं और एंजियोस्पर्म में लगभग 2,70,000 होते हैं। 2,70,000 में से डाइकोट तो है 2,20,000 और मोनोकोट है 50,000। ये याद कर लेना क्योंकि डाइवर्सिटी में बहुत आसान रहेगा आपको यदि स्पीसीज याद हो गए तो। नेक्स्ट है, ये देखिए, नीट में बार बार पूछा जाता है ये 2.55% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। यदि पूरे संसार का भारत का एरिया देखा जाए ना तो एरिया के हिसाब से केवल वर्ल्ड का 2.4% एरिया है भारत में, पर स्पीशीज डाइवर्सिटी 8.1 है। मतलब पूरे संसार का एरिया देखा जाए तो भारत का कितना हिस्सा इसमें सा 2.4, और डाइवर्सिटी कितनी है और पॉपुलेशन कितनी है? 17%। ठीक है। टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री हैं वर्ल्ड के अंदर, यानी मेगा डाइवर्सिटी कंट्री जहां पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इंडिया उनमें से एक है। टोटल कितनी है? 12, और इंडिया उनमें से क्या है? एक है। इंडिया के अंदर 45,000 तो प्लांट हैं और लगभग 90,000 क्या है? एनिमल। अब अकॉर्डिंग टू मे ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% स्पीसीज हैज बीन रिकॉर्डेड सो फार। जितनी भी स्पीसीज हैं हमने केवल 22% को ही ढूंढा अभी तक, 78% तो अभी भी डिस्कवर होनी है। इसमें लगभग 3 लाख स्पीसीज एनिमल की और 1 लाख स्पीसीज प्लांट स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। यानी फ्यूचर में हमें डिस्कवर करनी है, आप लोगों की जिम्मेवारी है ये। अच्छी तरह स्टडी करो फिर ढूंढ लेना। अच्छा एक बात और है, यदि आपने कुछ ढूंढ लेना तो पहले प्रायोरिटी आपके नाम से होगी, आप क्या नाम रखना चाहते हो उसका, और वो देखेंगे कि भाई पहले डिस्कवर तो नहीं किया गया ये प्लांट। ठीक है। बस, और अभी तो ढूंढेंगे हिमालय पर्वत, तो अब तो लोग क्या कर रहे हैं बताऊंगा मैं आपको। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, या मान लीजिए जो साउथ अमेरिका के अंदर जो क्या नाम है,
लंग्स ऑफ द प्लेनेट किसको बोलते हैं, अमेजन फॉरेस्ट को बोलते हैं ना, वहां पे भी आधा काटना शुरू कर दिया। क्यों? सोयाबीन उगाते हैं, सोयाबीन से क्या करते हैं, पशुओं खिलाते हैं, पशुओं के अंदर मसल्स डेवलपमेंट होती है, तो फिर उनके मसल डेवलपमेंट होने के बाद उनका मांस खाया जाता है जीवों का। इसलिए सोयाबीन की खेती करने के लिए उन्होंने अमेजन फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया, लगभग 40-45% काट चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये दिखाया था पैटर्न ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, मैंने बताया था ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक और एंटार्क्टिक। अमेजन फॉरेस्ट यदि बात करें साउथ अमेरिका के अंदर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसको लंग्स ऑफ द अर्थ या लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं। 20% ऑक्सीजन जो भी पूरी आती है हमारी वो अमेजन फॉरेस्ट से आती है। प्लांट इसके अंदर अमेजन फॉरेस्ट के अंदर, ये फ्लिपकार्ट वाला अमेजन नहीं है, वो कंपनी है, ये अमेजन फॉरेस्ट का नाम है। प्लांट की लगभग 40,000 स्पीसीज, फिश की लगभग 3,000, बर्ड्स की 1300, मैमल्स की 427, एम्फीबियन की 427, रेप्टाइल्स 378, इनवर्टिब्रेटा में 1,25,000 और 2 मिलियन तो ऐसे हैं जिनकी अभी डिस्कवरी करनी है। इतनी अमेजन फॉरेस्ट में आते हैं ये। एनाकोंडा वगैरह जो मूवी देखते हो ना सारी, वो सारे अमेजन फॉरेस्ट पे बनी हुई है। तो ये याद करनी है, कौन कितनी, डाटा याद ना रही कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि जब वैसे तो नॉर्मल टीचर ना ऐसा नहीं देता क्वेश्चन कभी भी, पर कभी सिर्फ पेपर बनाने लग जाए ना एनटीए वाला, तो वो लिख देगा भाई मैक्सिमम प्लांट और एनिमल कितने होते हैं, या इनवर्टिब्रेट और प्लांट, ऐसे कोई डाटा पूछ ले तो एक बार पढ़ा होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये इक्वेशन आती है भाई पेपर में 100%, जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं वो ध्यान रखें, और जो नीट का पेपर देंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इसमें से नहीं आता हो कभी भी। देखिए ध्यान से, जर्मन नेचुरलिस्ट थे, ठीक है ना, अलेक्जेंडर वोन हम्बरबोल्ट, अलेक्जेंडर वोन हम्बरबोल्ट, इन्होंने क्या किया, एक स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया। और ये क्या दिया, ये ध्यान रखना, इधर से मान लीजिए किसी जंगल में गए हम, ये ध्यान से सुनो एक बार समझ में आ जाएगा। ये जैसे जैसे इस जंगल में यहां पे घुसे हम, इस फॉरेस्ट में गए, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे ना मिड पॉइंट तक, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, या नंबर ऑफ स्पीसीज से किसी भी ऑर्गेनिज्म के बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं हम और ज्यादा अंदर जाते जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जिस रेशो में बढ़ रही थी ना उसी रेशो में घटनी शुरू हो जाएगी और हम जंगल से बाहर निकल जाएंगे। जब वो घूमने गया तो उसने ये देखा भी जैसे जैसे मैं जंगल की तरफ अंदर जा रहा हूं ना, फॉरेस्ट के अंदर जा रहा हूं, तो स्पीसीज रिचनेस यानी बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। पर जैसे जैसे मैं बाहर निकलूंगा वापिस से उसी रेशियो में घटनी शुरू हो जाती है। तो उसने इसको ग्राफ में प्लॉट किया, यहां पे तो स्पीसीज रिचनेस देखी कि जैसे जैसे एरिया में अंदर घुसता जा रहा हूं मैं, तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती चलेगी ना। एक स्टेज ऐसी आ गई कि मैक्सिमम पे पहुंच गई डाइवर्सिटी, और फिर धीरे धीरे, तो इसका इक्वेशन का नाम दिया उसने S इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड। ठीक है ना, उसने स्टडी में ये इक्वेशन दे दी। जब हमने देखा कि नॉर्मली क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, यदि मैं इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, यदि हम इसको स्टीप दिखाएं, प्लेन दिखाएं, नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, तो इस तरह की आएगी, स्टीपर बिल्कुल शार्प आएगी। तो ये तब आएगी जब हम इसकी लॉग वैल्यू ले लेंगे। तो मैथ वाले बच्चे जानते हैं S इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड, लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग S इज इक्वल टू लॉग C प्लस जेड लॉग ए। तो ये जो ना, ये इक्वेशन का नाम, ये स्टीपर वैल्यू ये वाली देती है। नॉर्मली वैल्यू तो यही है, इक्वेशन तो यही है, पर जो उसने स्टडी किया था वो ये आई थी। कुछ नहीं करना, इक्वेशन का नाम याद करना है। और इसके अंदर क्या है, एस का मतलब स्पीसीज रिचनेस यानी डाइवर्सिटी, ए का मतलब एरिया हो गया, जेड का मतलब यहां पे स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट आएगा, और सी इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। इसमें कुछ नहीं है, तीन रीडिंग याद करनी है आपने। पहली बात तो देखो क्या लिख रखी है इन्होंने, विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन द एक्सप्लोरेड एरिया। जितने एरिया को आप एक्सप्लोर करोगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती चली जाएगी।
अब क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.1 से 0.02। पहली चीज क्या याद करनी है, 0.1 से 0.02 वैल्यू होती है, ठीक है। चाहे प्लांट ब्रिटेन में हो, चाहे बर्ड्स कैलिफोर्निया में हो, चाहे मोलुस्का न्यूयॉर्क में हो, सबकी वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में आती है नॉर्मल वैल्यू। ये याद कर लेना, दिमाग में बिठा लो। 0.1 और 0.2 के बीच की जो वैल्यू कब आएगी, लगभग सभी 90% केस में यही आएगी। चाहे तो हम प्लांट स्टडी करें ब्रिटेन में, बर्ड्स की स्टडी करें कैलिफोर्निया में, मोलुस्का की स्टडी करें न्यूयॉर्क में। बट यदि हम इससे भी ज्यादा एरिया पूरा कंटिनेंट ले लें, बहुत ही बड़ा एरिया इकट्ठा कवर करें, तो इसकी वैल्यू, जैसे वेरी लार्ज एरिया देखें, जैसे इंटायर कॉन्टिनेंट ले लिया आपने, तो इसकी वैल्यू 0.6 से 1.2 आएगी। जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 1.2। पर यदि मैं देखूं फ्रूट ईटिंग बर्ड्स की दिखी जाए पूरे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, उससे भी ज्यादा बड़ा एरिया ले लिया हमने, तो इसकी वैल्यू 1.15 आएगी। केवल 3 वैल्यू याद करनी है। 0.1 से 0.2 किसके केस में आएगी, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, मोलुस्का इन न्यूयॉर्क, प्लांट इन ब्रिटेन को बनाएगी। यदि बहुत बड़ा एरिया ले लिया मैंने, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, 0.6 से 1.2। और यदि फ्रूट खाने वाले पक्षियों का पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पूरा कंटिनेंट ले लिया, उससे ज्यादा, तो वैल्यू कितनी आई है, 1.15। इन तीनों में से एक वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया किसने था भाई, हम्बरबोल्ट ने। ये हम्बरबोल्ट याद रख लो, ठीक है ना, जर्मन नेचुरलिस्ट थे। एक ये इक्वेशन क्या होती है, काम खत्म इसका भाई। अब देखो ध्यान से, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज, आजकल इसका नाम WCU है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनिट। हेडक्वार्टर मोरगिस में है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये रेड बुक डाटा को मेंटेन करता है। और ये कहता है, बात सुनो भाई, स्टडी जो कहती है कि जितना ज्यादा इकोसिस्टम में स्पीशीज होंगी ना, बायोटिक कम्युनिटी ज्यादा होगी, स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। एक तो डेंस फॉरेस्ट हो, मतलब स्पीशीज रिचनेस है, दो फॉरेस्ट हैं। एक फॉरेस्ट में तो स्पीशीज कम है पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है। एक वो है जिसमें स्पीशीज बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दोनों में बराबर है। अब बताओ, यदि जंगल में आग लग गई तो दोनों में से मतलब नुकसान किसका ज्यादा होगा। एक जंगल में तो मान लीजिए 1000 स्पीशीज हैं, एक जंगल में 5000 स्पीशीज हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम है, तो ये दोनों जंगलों में आग लगी तो नुकसान ज्यादा किसको होगा, नहीं 1 लाख वाले को, क्योंकि पहले ही कम है, उसका इकोसिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा। ये कहता है कि इकोसिस्टम में जितना ज्यादा स्पीशीज ज्यादा है ना, उतना ही नुकसान कम होगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी एक प्लांट से घटेगी दूसरे से बढ़ जाएगी। अरे एक आदमी जो एक ही शेयर में लगाता है वो डूब गया तो मर गया वो, और जो 50 शेयरों में पैसे लगाता है तो यदि मार्केट डाउन भी जाती है तो कुछ ना कुछ बच जाता है, क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इनकम एक शेयर नहीं है, उसने 50 शेयरों में पैसा हिस्सा कर रखा है। उसी तरह इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है कि यदि स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है, यदि स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और नुकसान होने के चांस भी कम होते हैं। मोर डाइवर्सिटी मोर प्रोडक्टिविटी, मोर स्पीसीज मोर स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, यानी डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, ये बता रखा है भाई। एक क्या कह रखा है, एक रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस है, ध्यान से सुन लो भी, बहुत बड़ी हाइपोथेसिस दे रखी इसने, बिल्कुल अपना सिंपल सा अपनी हाइपोथेसिस दी इसने, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये कहता है कि मान लीजिए आप हवाई जहाज में सफर करते हो, ठीक है ना, और आपने क्या किया, रिवेट को बोलते हैं, रिबेट जो हम रिबेट बोलते हैं, रिबेट मार रखे होते हैं, नट बोल्ट कस रखे होते हैं। यदि तुम हर रोज एक बार जाओ और एक दो बोल्ट निकाल लो, नट बोल्ट निकाल लो उसका, तो क्या हवाई जहाज का नुकसान होगा, पहले दिन लेके आए नहीं होगा, दूसरे दिन लेके आए नहीं होगा, तीसरे दिन लेके आओगे नहीं होगा। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जब तुम नट बोल्ट निकाला जो जाएगा तो क्रैश हो जाएगा वो। सेम इकोसिस्टम है हवाई जहाज। यदि आप एक एक स्पीशीज का नुकसान करते रहोगे ना, शुरू में तो नहीं पता लगेगा हमारे को नुकसान हुआ है, पर जो मान लीजिए जो नट प्लेन जो के विंग से जुड़ा हुआ है वो खोल दिया आपने, तो विंग्स उड़ जाएंगे उसके। तो इकोसिस्टम के अंदर हर स्पीशीज की अपनी एक वैल्यू होती है, यदि वो निकाल दी तो सर्वाइव नहीं हो पाएगा। अब देखो ध्यान से भाई,
IUCN ने बताया लगभग 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए लगभग 500 साल में। पिछले 500 साल में लगभग 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 338 तो वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट और 87 प्लांट्स बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं दुनिया में से। दूसरा, ये जीव जैसे देखो डोडो मोरोसिस के अंदर, क्वागा अफ्रीका के अंदर, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्टीलर सी काउ रसिया के अंदर, ठीक है। तो और इसी तरह टाइगर की वैरायटी होती है बाली, जावन और कैस्पियन, ये भी खत्म हो चुकी हैं। ये याद रखना, डोडो कहां पे था भाई पक्षी? मोरोसिस में, क्वागा अफ्रीका में, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया में, स्टीलर सीकाओ रसिया में, और 3 सब स्पीशीज थी टाइगर की, बाली, जावन और कैस्पियन। आज से पहले यदि हम बात करें तो 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 5 बार पूरी अर्थ डिस्ट्रक्शन हो चुका है। 6th होने लग रहा है अभी। कोई कहते होएगा, कोई कहते होने लग रहा है। अब जो नेक्स्ट होना ना वो 6th होना है। पर जितनी बायोडाइवर्सिटी अब लॉस हो रही है ना, पोल्यूशन की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से, ह्यूमन की पॉपुलेशन की वजह से, उतनी कभी भी एक्सटिंक्शन नहीं हुई। ठीक है। थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन लगभग 15,500 को थ्रेटन्ड है वो। 12% बर्ड्स हैं इसमें, 23% मैमल्स हैं, 32% एम्फीबियन, 31% जिम्नोस्पर्म है भाई। 3 बिलियन एगो टोटल 5 टाइम मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। 6 टाइम की हम वेट कर रहे हैं। यदि हमने सुधार नहीं किए, रूल रेगुलेशन नहीं बनाए, गवर्नमेंट हमारी जागरूक नहीं हुई, तो तय है। करंटली जो एक्सटेंशन का रेट है ना, लगभग 100 से 1000 गुना ज्यादा है जितने 5 बार एक्सटेंशन हुआ है उनसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ चुकी है। अब जंगल काटने के लिए हमें साल नहीं लगता, हमारी 4-5 मशीन लग जाती है, 1 महीने में काट देती है सारा। ठीक है। एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन इज रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट आता है भाई, half of all the species might be extincting next 100 year। लगभग जितनी स्पीशीज हैं आधी उसकी अगले 100 साल में गायब हो जाएंगी भाई। एक आती है भाई शैतान चौकड़ी। लास्ट का टॉपिक आज का, शैतान चौकड़ी। शैतान चौकड़ी क्या कहता है भाई? ये 4 कारण होते हैं मेगा डाइवर्सिटी लॉस होने के। सबसे पहला कारण होता है हैबिटेट लॉस। यदि बहुत बड़ा जंगल है, आप उसके टुकड़े कर दो, प्लॉटिंग कर दो, उसमें उसके फ्रेगमेंटेशन कर दो, तो जीवों के लिए रहने की जगह ही नहीं बचेगी और वो खत्म होने लग जाएंगे। ये पहला पॉइंट आता है हैबिटेट लॉस। कौन सा है? जैसे ट्रॉपिकल, ये अमेजन रेन फॉरेस्ट है, लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं। सोयाबीन की खेती करने के लिए इनको काटना शुरू कर दिया। सोयाबीन में प्रोटीन होता है, प्रोटीन किसको खिलाया जाता है? पशुओं को खिलाया जाता है। किसको खिलाया जाता है? और जब पशु खाएंगे इसको, उसके मांस को हम बेच के पैसा कमाते हैं। तो इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लगभग 14% जो कवर किया करते एरिया, वो 6% रह गया। बताओ, इतना नुकसान कर दिया है ह्यूमन की वजह से। ठीक है। अब आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ज्यादा लालच करना। मान लीजिए आपको 4 आम की जरूरत है, पेड़ के तोड़ लाए, पर आपको लगा फ्री में मिल रहे हैं, आप 2 टोकरी भर के लेके आए। नुकसान ज्यादा किया ना आपने। किसकी वजह से? लालच की वजह से। जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा लिया आपने। ठीक है ना। जैसे स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, पहले कबूतरों के थ्रू तो लेटर पहुंचाया करते, कोई भी मैसेज पहुंचाना होता है एक राजा को दूसरे राजा से, इनका शिकार कर करके खत्म कर दिया। उसी तरह आजकल मैराइन फिश इतना ज्यादा लालच हो गया है कि अपना गुजारा ना करके हम उसको आमदनी का सोर्स बना लेते हैं, पकड़ते हैं, फिर मार्केट में उसको बेच देते हैं, पैसा कमाते हैं उससे। तो इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म होने लग रही है। अब देखो ध्यान से भाई, तीसरे नंबर पे शैतान चौकड़ी में तीसरा पॉइंट क्या है? एलियन स्पीसीज इन्वेशन, और चौथा है को एक्सटेंशन। लास्ट बस यहां तक करवाऊंगा मैं आपको। एलियन स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो भाई, 100% नीट में क्वेश्चन आता है इसमें से। एलियन का मतलब बाहर वाला। यदि यहाँ पे कोई जीव यहाँ का नहीं है, बाहर से हमने जीव लाके यहाँ छोड़ दिया, पहली बात तो जो जिस जीव को लाके छोड़ा ना हमने, उसका कोई नेचुरल एनिमी नहीं है, यहाँ पे दुश्मन नहीं है। इसकी वजह से यहाँ की जो जीव हैं उनको, उनके ऊपर खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में 3 एक मैंने लिख दिया। एक बार क्या हुआ था, अमेरिकन जहाज आ गया था इंडिया के अंदर, तो उस अमेरिकन शिप के अंदर बहुत सारे अमेरिकन कॉकरोच थे। उसका नाम था पेरी प्लांटा अमेरिकाना। क्या नाम था? पेरी प्लांटा अमेरिकाना।
आप एक काम करो, इंडियन कॉकरोच और अमेरिकन कॉकरोच का इमेज देखो नेट पे जाके, इमेज देखोगे ना तो बिल्कुल जो जो कॉकरोच बिल्कुल आप बैक साइड से बिल्कुल साइड मतलब क्लीन बाउंड्री हो ना जिसकी, वो है अमेरिकाना। और जिसकी ऐसी टेढ़ी हो, मतलब शार्प नहीं हो, जिगजैग टाइप में हो, वो होता है ब्लांटा ओरिएंटलिस। ब्लाटा ओरिएंटलिस इंडियन कॉकरोच। अब वो लाखों की संख्या में वो कॉकरोच आ गए समुद्री जहाज से इंडिया में सामान के थ्रू, और वो जहां पे भी गए ना इकट्ठे रहते हैं वो, और इंडियन कॉकरोच जहां मिल जाता है उसको मार देते हैं। अल्टीमेटली आज इंडिया के अंदर 95% कॉकरोच अमेरिकन कॉकरोच आ चुके हैं, इंडियन कॉकरोच की प्रजाति खत्म हो चुकी है। यानी यदि मैं बात करूं अमेरिकन कॉकरोच ने कि इन्वेजन होने की वजह से इंडियन कॉकरोच की पॉपुलेशन क्या होगी, खत्म होगी। दूसरे नंबर पे आता है एग्जांपल लेक विक्टोरिया, ईस्ट अफ्रीका में नीली पर्च नाम की, नीली पर्च, नाइल पर्च भी बोल देते हैं इसको, लेक विक्टोरिया अफ्रीका के अंदर, ये जब मछली बाहर से लाके छोड़ दी ना, इसने इंडिया की 200 स्पीसीज, चिचलिड्स फिश की 200 के करीब स्पीसीज खत्म कर दी, खत्म हो चुकी है। किस किस कौन सी मछली आने की वजह से खत्म हुई इंडियन, नीली पर्च। कहां पे हुई है, लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में। और 200 स्पीसीज कहां की थी, ये यहां की नेटिव थी अफ्रीका की, लगभग 200 स्पीसीज खत्म होगी भाई। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एलियन स्पीसीज इन्वेशन की वजह से डाइवर्सिटी किसकी खत्म होगी, चिचलिड फिश की। किसकी वजह से हुई है और कहां पे होती है, क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन आपसे ना पूछा एलियन स्पीसीज का एग्जांपल दो, वो तो बोर्ड में पूछते हैं, व्हाट डू मीन बाय एलियन स्पीसीज इन्वेशन, गिव 3 एग्जांपल। नहीं, ये पूछेंगे नीली पर्च की पॉपुलेशन किसकी वजह से खत्म हुई, यहां पे हुई, यहां पे हुई, और ये एग्जांपल इसका है। दूसरा आ जाओ, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम ग्रास होता है आजकल, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं इसको, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, हर जगह युवा मिलता है ये जब इटली से गेहूं मंगाए थे, कहते उसके साथ ही इसके स्पोर आ गए थे, और वो इतनी ज्यादा फैल चुके हैं कि उन्होंने, एक तो इसको गाय भैंस नहीं खाती है बिल्कुल भी, और इसने इतने ज्यादा फैल गई है कि ये वीड्स सुपर वीड्स बन चुकी है। ऐसे वीड जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, सुपर वीड। हालांकि साइंटिस्टों ने अब पार्थेनियम ग्रास को काटना शुरू कर दिया है, और उसमें से एंटी मॉस्किटो या मॉस्किटो रिपेलेंट केमिकल बनाने शुरू कर दिए, ऑल आउट वगैरह नहीं होते जो, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज करने लगे इसको। तीसरा एक तो कांग्रेस ग्रास हो गया, पार्थेनियम, एक लेंटाना, एक वाटर हाइसिंथ, पानी के अंदर वाटर मशरूम हो जाती है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंडियन स्पीसीज की एल्गी और मछलियां खत्म हो गई है। अरे वीड्स के अंदर देखिए मत सुनो, क्या होता है वीड्स के अंदर बहुत सारे, जैसे हम गेहूं लेके आते हैं, हम प्रॉपर क्या करते हैं, पहले क्वारंटाइन चेक करके देखते हैं उसके अंदर कोई स्पोर तो नहीं है। इसके स्पोर आ गए थे साथ में, जब गेहूं इंपोर्ट किया था ना तो उसके स्पोर आ गए थे, और वो स्पोर की वजह से फैल गया ये सारा। पार्थेनियम, लेंटेना और वाटर हाइसिंथ, इसको कैवर्निया कहते हैं। इन तीनों पौधों के डायग्राम आप नेट पे डाल के देख सकते हैं। इवन ये बताता हूं मैं कि पूरी पूरी लेक है ना, इसके ऊपर ये वाटर हाइसिंथ इतना फैल जाता है कि अंदर जाने के बाद मछलियों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। यानी वाटर हाइसिंथ इतना ज्यादा फैल जाता है समुद्र के ऊपर, क्या बोलते हैं, नाले के ऊपर, नदियों के ऊपर, ठीक है ना, तो सारी सारी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसी तरह अफ्रीकन कैटफिश छोड़ दी थी, तो इंडियन कैटफिश को इन्होंने खत्म कर दिया बिल्कुल, क्योंकि इसका कोई नेचुरल एनिमी नहीं है। और लास्ट है को एक्सटेंशन। लास्ट क्या है, को एक्सटेंशन। आपको पता है सिंबायोसिस क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव ओब्लिगेटरी, दो जीव एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, एक दूसरे को बिना सर्वाइव ना कर सके। देखो ध्यान से, 3 एग्जांपल पेपर में आते हैं। फाइकस यानी अंजीर के अंदर वास्प ब्लास्टोफेगा करता ना, उसी तरह प्रोनुबा मोथ होता है, वो युक्का फ्लावर में अंडे देता है जाके। प्रोनुबा जो मोथ है वो किसमें, युक्का फ्लावर में अंडे देता है और उसका पोलिनेशन कर जाता है। ऐसे ही ऑर्किड फ्लावर जो होता है, ऑर्चिड जो है, उसके अंदर क्लोपा नाम की भी, ऑर्किड फ्लावर का एक पेटल ऐसा लगता है क्लोपा को जैसे कि वो फीमेल है, तो वो फीमेल के साथ सेक्सुअल कोपुलेट करता है, तो फ्री में इसका क्या हो जाता है भाई, पोलिनेशन हो जाता है। इसको शूडो कोपुलेशन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम सेक्सुअल डेसिट।
यही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मेल पोलिनेशन क्या करता है भाई, मेल पोलिनेशन करता है। कौन करता है, मेल। तो देखो ध्यान से, ये तीन जो एग्जाम्पल है ना, ये साथ साथ इवॉल्व हुए ना, इसको बोलते हैं को इवोल्यूशन। अब एक को मार देंगे हम इसमें से तो दूसरी स्पीशीज अपने आप मर जाएगी, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस है, ओब्लिगेटरी है एक दूसरे के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। क्या बोलेंगे, यदि फिग मर गया तो वास्प मर जाएगा, वास्प मार दिया तो फिग मर जाएगा, को एक्सटिंक्शन हो गया ना। तो ये तीन एग्जाम्पल हैं भाई, ठीक है। शूडो कॉपुलेशन किसमें होता है, ऑर्किड की जो फ्लावर है उसका एक पेटल की शेप फीमेल जैसी होती है, किसकी फीमेल जैसी, क्लोपा बीज के फीमेल जैसी। क्लोपा मेल आता है और उसको फीमेल समझ के वहां पे सेक्सुअल कोपुलेट करता है, और फीमेल का क्या हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है। इन तीनों एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल, और एलियन स्पीसीज में से जो तीन एग्जाम्पल है इनमें से एक क्वेश्चन की तो मैरिज हो रखी है नीट में, पक्का आएगा भाई। इसलिए प्लीज एग्जाम्पल से याद करें, डेफिनेशन से याद करोगे तो आसान है, पर क्वेश्चन आता हमेशा एग्जाम्पल से पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पूछा जाएगा कि भाई लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी, 200 स्पीसीज चिचलिड्स फिश की होगी, किसके आने की वजह से, नीलीपर्च की वजह से। पार्थेनियम, लेंटेना और वाटर हाइसिंथ की वजह से भी बहुत सारी स्पीसीज खत्म होगी। अफ्रीकन कैट फिश आने की वजह से इंडियन कैट फिश की पॉपुलेशन खत्म होगी, ठीक है ना। तो ये अफ्रीकन कैट फिश का नाम क्या होता है, क्लेरियस गैरिएपाइनस। तो ये याद कर लेना आपको, आज ज्यादा नहीं करवाएंगे आपको, कल चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू।